हम तुम्हारा पीछा करेंगे। दुनिया के किस कोने में होंगे तुम, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान के जिस कोने में हो, जहां पर भी तुम छुपे होंगे, हमारी फोर्सेस हम तुम्हें बाहर निकाल कर लाएंगे और तुम्हें कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। ओपन जंग है, बहुत सारे हम आपसे शेयर नहीं कर पाते कि उनके कितने ऐसे हमले हमने कामयाब नहीं होने दिए। जंग में ऐसे होता है कि कोई ऐसा किसी ओकेजन पे कोई बात वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये उन्हें नहीं कामयाब होना चाहिए था। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब दुश्मन आपके बाहर के और अंदर के भी मिले हुए हों, आपके यहाँ कुछ लोगों ने उन्हें इसमें असिस्ट किया होगा ना, तो उस वक्त हमेशा वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, आज एक बार फिर से पूरे मुल्क की फ़ज़ा सोगवार है, जिसका सबब है कल रात को कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में होने वाला हमला, जिसमें अभी तक जो तादाद बताई जा रही है वो 62 है कि 62 अहलकार शहीद हुए हैं और 165 के करीब अभी भी ज़ख्मी हैं और उनमें से चंद की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। 3 दहशतगर्द जो हैं वो हमलावर हुए इस सेंटर पे और 700 के करीब ज़ेरे तरबियत अहलकार जो थे पुलिस के, वो इस सेंटर के अंदर मौजूद थे। इनिशियली 200 से 250 रिक्रूट्स को जो है वो रेस्क्यू कराया गया, वहाँ पे सिक्योरिटी अहलकार मौजूद थे। 3 से 4 घंटे ये ऑपरेशन चला और उसके बाद इस इलाके को क्लियर करार दिया गया। लेकिन वहाँ जो नाकिस सिक्योरिटी है उसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। जो कंपाउंड के मनाजिर दिखाए गए, जो दीवारों की खस्ता हाली दिखाई गई और वो कच्ची मट्टी की दीवारें थी जो कि इन हमलावरों के लिए किस तरीके से मददगार साबित हुई, वो भी एक अलहदा बहस का मौजू है। और साथ ही साथ जो कंपाउंड की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी या जिस तादाद में वहाँ गार्ड्स तैनात होने चाहिए थे वो क्यों नहीं थे। तो ये एक हमला नहीं है बल्कि बहुत सारे सवालात भी उठा रहा है आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, आपके सिविलियन इदारों को लेकर, जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि जिस तरीके से किसी भी हमले के बाद मुख्तलिफ दौरों का आगाज़ हो जाता है, वो आज भी हमने देखा। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ गए, उनके साथ DGISI मौजूद थे, DGMI मौजूद थे, वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया, उसके बाद इमरान खान साहब ने दौरा किया। लेकिन बलूचिस्तान की बात करें अगर, तो ये वो सूबा है जो कि मज़लूमों का सूबा है। कोयटा वो शहर है जो कि मज़लूमों का शहर है। इस सूबे ने बहुत ज़्यादा खून बहाया है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के लोग कब तक इसी तरीके से ये लाशें अपने कांधों पे उठाते रहेंगे, कब तक खून बहाते रहेंगे और कब तक हमारे लोग इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ दौरे करते रहेंगे, मुज़म्मती बयानात देते रहेंगे, फोटो सेशन होता रहेगा और उसके बाद हम फिर किसी एक नए हमले का इंतजार करेंगे। और इस पर सियासत कितनी हो रही है ये आपको इन ट्वीट से ही पता चल जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इंडिया अटैक्स LOC एंड वर्किंग बाउंड्री, कोयटा एंड पेशावर अटैक्ड फ्रॉम अफगानिस्तान, इमरान खान प्रिपेयरिंग टू अटैक इस्लामाबाद, एक्सीडेंटल कोऑर्डिनेशन। इमरान खान साहब ने वजीर आजम साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है और ये कहा है कि ये जो तमाम सूरत हाल बनी हुई है ये शायद सिर्फ उसी वक्त बनती है जब इमरान खान साहब जो हैं वो सड़कों पर आने की बात करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, इससे हम जान छुड़ाने में किस हद तक कामयाब हुए हैं और ये जो वाक़यात हैं ये आखिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी ज़िम्मेदारी किन पर आयद होती है। आज इसी हवाले से बात करेंगे स्पेसिफिक इस इंसिडेंट को लेकर। और जो हमारे पास मेहमान मौजूद हैं वो बलूचिस्तान के सूबे के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो उस पर एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा खलील अहमद साहब मौजूद हैं, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। शहजादा जुल्फ़िकार साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका ताल्लुक भी कोयटा से, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। रऊफ़ मेंगल साहब जो हैं वो ex-MNA हैं BNP के, कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ये मकबूल जान साहब जो हैं वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उन्होंने भी अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में गुजारा है, उस हवाले से उनसे बात करेंगे। और हमारे एंकर असदुल्ला खान जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल कोयटा में इस वक्त मौजूद हैं। अगर चलें असद की जाने बाद में आते हैं, लेकिन खलील अहमद साहब आपसे आगाज़ करते हैं।
ये जो इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहले तो सवालात जो हैं वो जाहिरी बात है सिक्योरिटी पर उठाए जा रहे हैं कि यहाँ ये पहला वाकया नहीं था। 2006 में इसी जगह पे इसी तरीके से एक अटैक हुआ था और टनल के थ्रू एक सुरंग बना के दहशतगर्द जो हैं वो इस ट्रेनिंग सेंटर की फायरिंग रेंज तक पहुंच गए थे। दोबारा वहीं पर ये इंसिडेंट हो जाना और सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर ना होना, जबकि थ्रेट भी मौजूद था, किसकी नाअहली है? बिल्कुल, ये सादिया 8 अगस्त को आप कोयटा में मौजूद थी और बहुत बड़ा वाकया हुआ, सानिया हुआ, 70 के करीब लोग उसमें शहीद हुए और वकला की करीम उसमें जो है हमने जो है वो शहीद हुई। तो वहाँ पे जो हमने प्रोग्राम किए, जितनी लोगों से बात की, उन सब का जो कंसर्न था वो सिक्योरिटी लैब्स ही था, सबका यही कहना था। और यहाँ एक बार फिर मैं कहूँगा कि इसमें हमारे इदारे, हमारी सूबाई हुकूमत, हमारे ब्यूरोक्रेसी, मतलब एक सेंटर जो कि 1978 में बना है, एक स्कूल था और 2003 में आप उसको जो है एक कॉलेज का दर्जा देते हैं, लेकिन आज 2016 है और आप उसकी एक 4 दीवारी तामीर नहीं कर सके। उसमें एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा इंसिडेंट हुए हैं। जैसे आपने बताया, सुरंग के ज़रिए बारूदी सुरंगें प्लांट कर दी गई और धमाका हुआ, 30 कैडेट। फिर इसकी यहाँ से जो कैडेट्स आते थे शहर वीकेंड पे, उनकी बस को निशाना बनाया गया, उसमें तकरीबन कुछ 17-18 कैडेट शहीद हुए। उसके बाद रॉकेट से यहाँ पे हमले होते रहे, लेकिन किसी को कोई इन कैडेट से जो ज़ेर तरबियत यहाँ हासिल, उनकी जानों से उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ बलों, जिस तरह आपने कहा, वो सिर्फ दावे करते हैं, अखबारात में बयानात देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कि आप देख रही हैं कि 2006 से लेके 2016 आ गया, 10 साल में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और जिसमें हर कबीले के लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं। लेकिन फिर वही है, जैसे कि आपने कहा कि विजिट्स, VIP विजिट शुरू हो जाते हैं, आना जाना शुरू हो जाता है, इजलास होते हैं, मज़म्मती बयान, तो होता कुछ भी नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि शहर को सिक्योर करने के लिए 2005 है, उससे एक मंसूबा बन रहा है कि पूरे शहर में कोई 500 कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए फ़ंड्स नहीं मुयस्सर होते कि वो फंड्स हों, इनको दिए जाएँ और ये लगाएँ। सिर्फ कोयटा शहर में 50 से लेके 60 तक कैमरे लगे हुए हैं, इतने हसास भी बात करेंगे, क्योंकि आज बताया गया कि वज़ीर आज़म की सरबराही में वहाँ जो अमन अमान का इजलास तलब किया गया था, उसमें जो कोयटा को सेफ सिटी बनाने का मंसूबा था, जो कि 8 सालों से ज़ेरे इल्तवा है, वो मुकम्मल ना होने पर, उस मंसूबे पर अमल दरामद ना होने पर वज़ीर आज़म साहब ने आज बरहमी का इजहार तो किया है, लेकिन इसके ज़िम्मेदारान कौन है? और आज एक वाक़े के बाद हमें ख्याल आ रहा है कि हाँ जी, ये एक मंसूबा था जो कि ज़ेरे इल्तवा 8 सालों से है। इस पर भी बात करते हैं। असद की जानिब जाऊंगी, लेकिन पहले मैं अपनी टीम को कहती चलूँ कि जो IGFC का हमने मोन्टाज में शॉट चलाया वो बहुत अहम है, ज़रा वो निकालिएगा, उसको एक बार फिर से हम चलाएंगे और उस पर फिर आगे चल के बात भी करेंगे। असद, आप वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, 165 तादाद हमें बताई जा रही है ज़ख्मियों की। आप ज़रा बताइएगा, कुछ क्रिटिकल भी बताए जा रहे हैं, पहले तो ज़रा उनकी खैरियत के हवाले से थोड़ा सा आपसे इन्फॉर्मेशन ले लें और उसके बाद फिर बात करते हैं। जी बिल्कुल सादिया, ज़ाहिर यहाँ पर ज़ख्मी हैं और मुख्तलिफ तरह के हैं। कुछ मामूली नौयत के ज़ख्मी थे, उनको तो मरहम पट्टी के बाद, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी यहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे, कुछ के ऑपरेशन होने हैं, तो यहाँ पर इलाज मुआवजा तो हो रहा है। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, अभी जो खलील साहब बात कर रहे थे उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा ये करता चलूँ कि ये जो इन्होंने कहा कि 2 मरतबा वाक़या हो चुका है, उसके बावजूद भी बाउंड्री वॉल तामीर नहीं की गई। इसमें इजाफा ये कर लीजिए कि जब 6 सितंबर को पास आउट परेड हुई थी, उसमें इन रिक्रूट्स ने मुतालबा किया था, वज़ीर आला साहब से डिमांड की थी कि जनाब हम अनसेफ हैं, ये हमारी जो 4 दीवारी है बड़ी मखदूश हालत में है, छोटी है, कच्ची है, इसको जरा आप हमें तामीर करके दे दें, और उनसे वादा किया गया था कि ये हो जाएगा। अब आप देखिए कि सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया। तरबियत पुलिस के एहलकार थे, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुतालबा किया था कि ये दीवार जो है बहुत कच्ची है, खस्ता हाली का शिकार है, तो इसकी मरम्मत कराई जाए, इसको ठीक किया जाए। जी बिल्कुल, ये उन्होंने मुतालबा किया था और उनके इल्म में था कि थ्रेट्स मौजूद हैं, उनके इल्म में भी था कि थ्रेट्स मौजूद हैं, और उन्होंने कहा था कि इसकी 4 दीवारी को, इसको मुरम्मत किया जाए, इसको ऊंचा किया जाए, इसको मजबूत बनाया जाए। और उनसे वादा किया गया था चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि ये इस मंसूबे पर को प्लान कर रहे हैं और ये हो जाएगा। अब ये सितंबर गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया और अनफॉर्चुनेटली ये वाकया हो गया। अब उस दीवार को अगर आप जाकर देखें, वो बहुत छोटी सी दीवार है जिसको कोई भी, शायद कोई बच्चा भी आसानी से फलांग सकता है, और तोड़ना चाहे तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। फुटेज भी चलाइए, वो 5 फुट की दीवार है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी,
तो और उसके आप अगर अतराफ को देख लें तो वो सारा माहौल सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप उस एनवायरनमेंट को जाकर देखें और खड़े होकर ऑब्जर्व करें तो आप सोचें ये तो कोई भी छोटी सी हिकमत अमली के साथ प्लान कर सकता है ये मंसूबा, इसके लिए कोई लंबा चौड़ा प्लान करने की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी नाअहली की वजह से या गफलत की वजह से या क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हमने सपोर्ट किया मंसूबा साजों को कि वो आए और आसानी के साथ अपना मंसूबा मुकम्मल करें, और आज हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर रहे। सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू देम वाज अ जोक। ठीक है असद, एक ब्रेक पे जाने, ब्रेक आएंगे तो आईजीएफसी ने जो कहा था वो आपको एक बार फिर से सुनाएंगे। और आज इस तरीके से वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने बात की है कि थ्रेट ऑलरेडी मौजूद था, उसके बावजूद क्यों सिक्योरिटी जो है वो मजबूत नहीं की गई, बढ़ाई नहीं गई, ये भी एक सवाल है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें बरतरफ किया जाएगा और अलर्ट रहना चाहिए। बदकिस्मती से हम लोग अलर्ट नहीं रहते, ये वजीर दाखिला के अल्फाज थे। तो उनसे सवाल यही होगा कि इस मुल्क के वफाकी वजीर दाखिला तो आप हैं, तो आप किससे शिकवा कर रहे हैं कि अलर्ट नहीं रहते? ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको अलर्ट रहने को कहा जाए, और अगर कोई नहीं रहता तो कार्रवाई भी आप ही ने करनी है। एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम आपको बता रहे थे कि आईजीएफसी मेजर जनरल शेर अफगन साहब ने इस अटैक के हवाले से बाद में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा था, और ये भी बताया था कि कोई ना कोई चीज़ एक्सप्लॉइट की जाती है दहशतगर्दों की जानिब से, और पहले भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं क्वेटा शहर के अंदर रोकी गई हैं। 10 मुहर्रम का जिक्र करते हुए स्पेसिफिकली उन्होंने बात भी की थी। क्या कहा था, ज़रा सुनिएगा। ओपन जंग है, बहुत सारे हम आपसे शेयर नहीं कर पाते कि उनकी कितने ऐसे हमले हमने कामयाब नहीं होने दिए। जंग में ऐसे होता है कि कोई ऐसा किसी ओकेजन पे कोई बात वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये उन्हें नहीं कामयाब होना चाहिए था। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब दुश्मन आपके बाहर के और अंदर के भी मिले हुए हों, आपके यहाँ कुछ लोगों ने उन्हें इसमें असिस्ट किया होगा ना, तो उस वक्त हमेशा वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। जब आपके बाहर के दुश्मन और अंदर के दुश्मन मिले हुए हों तो अंदर से ही किसी ना किसी ने असिस्ट किया होगा। इस पे शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हम इस इंसिडेंट के हवाले से बात कर रहे हैं और सिक्योरिटी पर, नाकिस सिक्योरिटी होने पर जो बहुत सारे सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि एक के बाद एक सानेहा मुज़म्मतें और उसके बाद फिर हम बैठ के अपनी कमियां कजियां ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? देखिए, ये सिलसिला तो वाकई आप ठीक कह रही हैं, लोगों में खौफ और उसका एक खौफ का एक जो अंतर है वो पाया जाता है। और लोग तो आज के वाकयात के बाद तो बहुत परेशान हैं कि 8 अगस्त को एक हुआ जिसने पूरे बलूचिस्तान को, न सिर्फ बलूचिस्तान को बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला दिया, जिसमें 57 वकला की जो है वो बिल्कुल उनको वाइप आउट कर गए, एक जनरेशन को। और उसके बाद लोगों का ये ख्याल था कि इस वक्त शायद सिलसिला ये रुके यहाँ पर और सिक्योरिटी की कोई हालत बेहतर हो। लेकिन आज का वाकया कि आप देखें कि दूर दराज एरिया से लोग सारी उम्र मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और पुलिस की एक नौकरी मिल जाती है, उनका यह ख्याल होता है कि पूरा घर जो है इस पर डिपेंड करता है, ये बच्चा जो है अब कम से कम हमारे लिए एक सहारा बनेगा। और आज आप उसको देखें कि वो बिल्कुल नहीं थे। अगर उनके पास वेपन होते तो चले, वो एक ही होता कि लड़ते हुए उसमें एक जाम शहादत नोश करते। बट शहजादा जुल्फ़िकार साहब, क्योंकि आप ये तमाम चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल और आज के इंसिडेंट के हवाले से जो 2-3 बुनियादी सवालात खड़े हो गए, मैं उन पे आपसे बात करना चाहूँगी। कि एक तो आपने जिस तरह खुद कहा कि अगर उनके पास हथियार वेपन होता, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो निहत्ते क्यों थे, वेपन्स क्यों मौजूद नहीं थे उन रिक्रूट्स के पास। और साथ ही साथ ये जो कुछ रिक्रूट्स ने आके टेलीविज़न पर अपनी रिपोर्ट्स में, जो रिपोर्टर्स लेकर आए हैं, उसमें ये बात की है कि हमारी तो पासिंग आउट जो है वो 6 सितंबर को ही हो गई थी, हमें एक सीनियर ऑफिसर ने कॉल करके वापस बुलाया।
तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों वापस बुलाया, किस लिए वापस बुलाया गया। आपके पास कोई इत्तलात है इस हवाले से? मेरे ख्याल में पहले तो हम ये कहें कि रिक्रूट्स के पास वाकई वेपन नहीं होता, क्योंकि वो स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन अंदर भी गार्ड्स के पास भी तो मौजूद नहीं था ना, कि अगर वो इस्तेमाल करना चाहते रिक्रूट्स तो कर सकते थे। यस हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल दीवार बहुत छोटी थी, हमने उसको, अगर दीवार छोटी थी उस तरफ हम उसको सिक्योर नहीं किया गया था। यस, वहाँ पर गफलत हो सकती है, लेकिन कैडेट्स के पास के बिल्कुल वो नहीं होता, जो है वो ठीक है। अपने गार्ड रखे, वो जरा मुश्किल है। अच्छा, दूसरी बात जब आपकी बात है कि 6 सितंबर को उन्होंने बुलाया, ये तो वो अफसर बताएंगे कि क्या स्पेशल कोई ड्यूटी पर उनको बुला लिया गया था, इमीडिएटली उनको बुलाया गया कि आप कोई स्पेशल ड्यूटी देंगे। अच्छा, खलील अहमद साहब भी यहाँ इस्लामाबाद में हमारे पास मौजूद हैं और आई गेस उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से कि उन्हें क्यों वापस बुलाया गया था। हाँ जी बिल्कुल, ये तकरीबन जो 6 सितंबर को पासिंग आउट हुई, कोई 975 कैडेट्स थे जिनको पास आउट किया गया, और उसमें से 868 जो है वो बाहर के थे, वो वापस चले गए थे। फिर हमें उन्होंने बताया कि 10 दिन बाद उन्हें फ़ोन किया गया कि फौरी वापस आ जाओ, आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा रहता है, हालांकि रहता कुछ भी नहीं था, और कहा कि अगर आप नहीं आए तो हम आपको नौकरियों से निकाल देंगे, आप आएँ, खाएं पिए और आयाशी करें, कोई ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं होगी। जो रूमर्स हैं, जो खबरें हैं, वो ये है कि इन जो कैडेट्स को दोबारा बुलाया गया था, इनको जो इमरान खान साहब 2 नवंबर को इन्होंने ऐलान किया था धरने का, उसको रोकने के लिए इनको इस्लामाबाद भिजवाया जाना था। ये बिल्कुल ये ऐसी बातें हैं जो चल रही हैं, और इसलिए इनको, क्योंकि और कोई वजह नज़र नहीं आती। हमने पुलिस अफसरान से, बड़े जो आला पुलिस अफसरान हैं, उनसे बात की, वो भी गो मगो की सूरत हाल है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। और अब जो बात सामने आई है उसमें यही था कि इनको इसलिए बुलाया गया था कि इनको इस्लामाबाद भिजवाना था। तो रऊफ मेंगल साहब, जहाँ पे हालात ये हों कि एक सूबे में PMLN की हुकूमत है, वहाँ के वजीर आला हैं, इमरान खान साहब जाते हैं वहाँ, तनकीद करते हैं कि जी 30 अरब रुपया सालाना वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च हो रहा है, तो वहाँ सूरत हाल देख लें, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, कितना है। अब आपने खुद सुन लिया यहाँ खलील अहमद साहब से कि उन रिक्रूट्स को वापस इसलिए बुलाया गया कि वो इस्लामाबाद का धरना इमरान खान साहब का जाके रोक सकें। फिर आज 8 साल के बाद ख्याल आ रहा है कि जी सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, ज़ेरे इल्तवा का शिकार है, वो क्यों है, उस पर इजहार बरहमी हो रहा है। तो ये हर सानहे के बाद हमें चीज़ें क्यों याद आती हैं? हम पहले इन पर वॉर फुटिंग्स पे काम क्यों नहीं करते? सादिया मेहरबानी, इससे पहले जो 8 अगस्त का जो वाक़या हुआ था, क्या उसको किस लिए बुलाया गया था? उनके साथ इस तरह का अमल क्यों किया गया? 58 वकला जो जामे शहादत नोश फरमाए, ये हमारा वो कैडर था, ये सिर्फ वकील नहीं थे, ये हमारे मुस्तकबिल के जजेस भी थे, इनका मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ भी था, और ये पार्टियों के मुस्तकबिल के लीडर्स भी थे। अब उस पर भी इस तरह रोया धोया, जो आज भी रोए धो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, जनरल साहब भी आ रहा है, बाकी लोग भी आ रहे हैं, और ये आज का वाक़या नहीं है। इससे पहले 4 वाक़यात इस तरह के पुलिस पे अटैक्स हुए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं। सबसे पहले जो 2002 में हुआ था, 2009 में हुआ था, वोमेंस यूनिवर्सिटी क्वेटा के अंदर, और वहाँ पे इसी तरह जो आज 3 लोगों ने आके इतना बड़ा वाक़या किया, उस वक़्त भी कोई 4 लोग आके इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को यरगमाल बनाया, कॉर्डन ऑफ किया, बड़े आराम से अंदर गए और उन्होंने तालिबात को शहीद किया। 30 के करीब शहीद हुए। एक डिप्टी कमिश्नर मौके पे पहुंचा, वो भी शहीद हुए। इसके बाद पुलिस पे अटैक हुआ इनके हेड क्वार्टर में, और उसके साथ जनाजा उठे, और जब जनाजे में ये लोग गए तो 30 के करीब लोग जनाजे में भी मारे गए। अब उसके साथ ही फिर दूसरा जो बड़ा वाक़या हुआ, इनकी अपनी गाड़ी जा रही थी, ट्रक जा रही थी, जो रिक्रूट्स नौजवान थे उनमें, उनको हिट करके मारा गया, उसमें भी 40 के करीब मारे गए। अब ये एक वाक़या नहीं है, और इस पे उस वक़्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी क्वेटा की 4 गलियों को इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतनी बड़ी जो है ना डिप्लॉय की गई है, वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये क्या मसला है? मैं आपको बताता चलूं कि क्वेटा आज नहीं, पिछले चंद सालों से क्वेटा शहर कैपिटल है, और कैपिटल के जब अंदर आए जाएंगे, इंट्रेंस इनकी रास्ते हैं या बाहर जाने की रास्ते हैं,
वहाँ से लेकर शहर के अंदर सैकड़ों चेक पोस्टें हैं, हर 2 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे, हर चौराहे चौक पे, जहाँ पे ATF भी है, जहाँ पे पुलिस भी खड़ी है, वहाँ रेंजर्स के नौजवान भी खड़े हैं और वहाँ पे कमांडोज की मोबाइल पेट्रोलिंग भी होती है। ये खुद सवालिया निशान है कि इन तमाम मुहर्रिकात को देखते हुए और इनकी सिक्योरिटी को देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी लैप्स है। ये 30 अरब नहीं है, वो अगर इमरान खान ने कहा है ये 32 अरब रखे गए हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और इससे पहले जो रखा गया था वो 16 अरब रखे गए थे, और आज इस साल इनको बढ़ा के 32 अरब रुपए कर दिया गया। क्या इस 32 अरब में क्या हमारी जान महफूज है? वो भी नहीं हो रहा है, और फिर हाईएस्ट गवर्नेंस कॉस्ट हमारी चादर चार दीवारी तब महफूज है यहाँ पर ही है बलूचिस्तान में, और गवर्नेंस क्या है वो भी आपके सामने ही है। वहां के सेक्रेटरियों के घरों से तो जरूर आपको पैसा जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही साथ नैप में जो बलूचिस्तान की हद तक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के सिक्योरिटी ऑडिट की बात थी वो भी नहीं हुआ है। उस हवाले से भी आपको सिर्फ इतना बताया जाता है दैट दिस इज स्टिल इन प्रोग्रेस। एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इसी वाक़े को सामने रखते हुए, इसी सानहे को सामने रखते हुए, जहां वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ जो हैं कोयटा गए, इमरान खान साहब भी पहुंचे। कोयटा रवानगी से पहले तो उन्होंने यहाँ पर वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया ही था, और ये भी कहा था कि भारत की ये कोई डॉक्ट्रिन का हिस्सा उन्हें दिखाई देता है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आती है, हुकूमत को ज़रा सा कोई ख़तरा या दबाव जो है नज़र आता है, तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि कोई ना कोई ऐसा सानहा, कोई ना कोई ऐसा अटैक जो है वो हो जाता है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और जब वो कोयटा पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से वज़ीर आज़म साहब को और उनकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, वो भी आपको सुनाते हैं। बड़ी तफ्तीश होनी चाहिए कि किस तरह का सिक्योरिटी लैप्स हुआ। ये याद रखें कि 30 अरब रुपया हर साल का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्च किया जाता है। 30 अरब रुपया बलूचिस्तान के अंदर सूबे में। तो ये 30 अरब रुपया किधर खर्च हो रहा है? यानी जिस तरह की मैंने सुना है कि जो रिक्रूटमेंट सेंटर की फैसिलिटीज़ थी, कच्ची दीवारें थी, और अगर ये दूसरी दफ़ा वारदात हुई है तो कम से कम कोई बेहतर तैयारी होनी चाहिए थी उनके लिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि बलूचिस्तान को जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो की ज़रूरत थी। जितनी मैंने देखा जब तक कि एक ऐसा सूबा जिधर बाहर की एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं, जिधर बाहर के जासूस ऑपरेट कर रहे हैं, जिधर बार बार यहाँ वारदात होती हैं या दहशतगर्दी होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। जितनी उन्होंने लंदन में ट्रिप्स की हैं, उससे अगर आधी भी ट्रिप्स कोयटा की कर लेते और बलूचिस्तान की, तो ज़्यादा इस सूबे को तवज्जो मिलनी थी, क्योंकि एक फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत है इस सूबे को, जिस सूबे ने सबसे ज़्यादा हाल ही में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी यहाँ और ख़ास तौर पे कोयटा पे इस सूबे ने बर्दाश्त किया। असद, मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, PMLN की हुकूमत के हवाले से ये पूरा दिन चीज़ चलती रही। PTI पहले भी कहती आई है कि तवज्जो हटा दी जाती है जब भी हमारी किसी तहरीक का आगाज़ होता है, ऐसे इक़दामात से या ऐसे किसी वाक़यात या सानेहात से। आज के हवाले से क्या कहेंगे वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया के भी मौजूद हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन और वहाँ क्या राय पाई जा रही है इस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेकर? आप जैसे कि खुद यहाँ पर आई अगस्त में, मैं सितंबर में यहाँ पर आया, हुकूमती लोगों से हमारी मुलाकातें हुई। जो चीज़ें हुकूमत की तरफ से बताने की कोशिश की जाती है कि हम ये सब चीज़ें प्लान कर रहे हैं, वो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली होती नहीं हैं, और तमाम चीज़ें चूँकि सियासत की नज़र हो जाती हैं तो इसलिए ज़्यादा गदली और ज़्यादा मैली हमें दिखाई देती हैं। और आप मिसाल के तौर पर मैं एक दो चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया और खलील साहब बता रहे थे कि और मैंने भी आज ये फाइंड करने की कोशिश की, पुलिस सोर्सेज से बात हुई
हुई कि ये लोग क्यों यहाँ पर आए हुए थे, क्यों इनको यहाँ पर रखा गया था, क्यों इनको बुलाया गया था। किसी के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो कोई वाज़ेह हिकमत अमली थी नहीं, और थी तो उसके चूंकि मोटिव्स पॉलिटिकल थे इसलिए वो बताया नहीं जा रहा, और वजन लगता है उस बात पे कि शायद इनको इस्लामाबाद के मकसद के तहत बुलाया गया होगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जब दौरे हुए, ठीक है मोराल बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जो ज़ख्मी है आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप आती है, मोराल हाई होता है, लेकिन उसमें भी इस कदर मिस मैनेजमेंट देखी गई कि 2 घंटे तक जब इमरान खान साहब ने आना था तो रास्ते यहाँ पर रोक कर रखे गए। मरीजों के जो लवाहिकीन थे वो यहाँ पर ख्वार होते रहे, परेशान होते रहे, और सही टाइम किसी को मालूम नहीं था कि इमरान खान साहब किस वक्त आएंगे, कब वो यहाँ पर मरीजों से मिलेंगे, और तब तक 1.5-2 घंटे तक लोगों को यहाँ पर परेशान किया गया। बहुत अहम है, छोटी-छोटी चीजें हैं। अगर आप सोचें कि असद ये वाली जो बात आप कर रहे हैं, क्योंकि खलील अहमद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। ये चीज़ खुद भी तजर्बे से हमने वहाँ पर देखी है। जब ये लॉयर्स कम्युनिटी पर आपके अटैक किया गया था तो वहाँ पर आपको इतने वीवीआईपी विजिट्स नज़र आएंगे कि एम्बुलेंसेज रुकी होंगी, मरीजों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन प्रोटोकॉल जो है वो कहेंगे नहीं, अभी फलां दौरा है, अभी खान साहब आ रहे हैं, अभी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, अभी किसी सूबे के वज़ीर आला आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप सही कह रहे हैं कि ये आज भी आपने वहाँ पर देखी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जी बिल्कुल। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर मैनेजमेंट नहीं हो सकती तो फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सूबे को प्लान करनी है। अनफॉर्चुनेटली हम बार बार यहाँ पर आके ये देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा में, बलोचिस्तान में कुछ ऐसे इलाकों को जो है वो पाकिस्तान का दोबारा से हिस्सा बनाया है। वहाँ पर नो गो एरियाज बन चुके थे, वहाँ पर झंडा नहीं लगा सकते थे, पाकिस्तान मुखालिफ वहाँ पर दीवारों पर नारे दर्ज थे। अगर उन इलाकों को क्लियर किया गया है और क्लियर करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी यहाँ की लीडरशिप के हाथ में दी गई है कि जनाब आप वहाँ पर जाइए, अब आप अपनी यूनिट को एस्टैब्लिश कीजिए, अब वहाँ पर आप जाकर काम कीजिए, तो वो मिसिंग एलिमेंट नजर आता है हमें। जो वो यहाँ पे आप कहते हैं नजर नहीं आता, वो गैप, वो वैक्यूम जो है वो मौजूद है, मिसिंग एलिमेंट। ठीक है, मैं ये शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब जाना चाहूंगी गुफ्तगू को आगे लेकर। इस पर क्या कहेंगे जो खान साहब ने बात की है, और ख़ासकर जब हम रॉ की बात करते हैं, भारत के मुलव्वस होने की बात करते हैं, कुलभूषण यादव का यहाँ से पकड़ा जाना और उसके बाद पूरा रॉ का नेटवर्क एक दरियाफ्त होना और उनके लोगों को पकड़ा जाना, तो ये बात इमरान खान साहब की कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बलूचिस्तान को जितना टाइम उन्होंने लंदन को दिया उसका आधा टाइम जो है बलूचिस्तान में दे देते, और कुलभूषण का नाम नहीं लेते हैं। किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का डर है, किसी आलमी फोरम पर बात नहीं की जाती है, जबकि मोदी जो है वो कोई फोरम, कोई जगह नहीं छोड़ता पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की। देखिए, इसमें जो एक बात जो मुझे नजर आती है, खान साहब ठीक है, उनकी पॉलिटिकल राइवलरी है, खान साहब का अपना एक स्टाइल है, वो कभी कभार शेर की तरह दौड़ते हैं और वो सब कुछ ठीक है अपने, लेकिन इसमें अगर हकीकत ग्राउंड रियलिटीज को आप देखें, ग्राउंड रियलिटी में वजीर आजम अगर यहाँ तवज्जो देने शुरू कर दे तो इसका मतलब वजीर आजम यहाँ का जो प्रोविंशियल मिनिस्टर है वो माइनस हो जाए। प्रोविंशियल मिनिस्टर, प्रोविंशियल कैबिनेट, कोलिशन गवर्नमेंट, उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। आईजी पुलिस है, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करें। अगर दीवार की बात तो आ जाती है, उस दीवार पर जो है जब तक के वो गवर्नमेंट को फंड दे न दे वो बात की बात है, लेकिन अगर आप उस फंड तक उस पे वहाँ पर दीवार पर बारबर्ड वायर लगा दिया जाता, वहाँ पर जो है वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आप जो है वो वाच टावर जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते। बिल्कुल एक ही था। बात गवर्नेंस की है, बात गवर्नेंस की है, ये एक फर्द की बात नहीं है, पूरा सिस्टम हमारे मुल्क का इसी तरह चल रहा है। बात चीजें केपीके में भी जो है इस वक्त खान साहब की हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, वहाँ भी इस तरह वो गैप्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बात वो है कि आप चीजों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। खान साहब की ये बात बिल्कुल अपनी ठीक है कि 23 अरब होता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च करते हैं बलूचिस्तान में, इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। वो आपको नजर ये मकसद नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर उसी तरह है, अगर हर सिपाही काम करे, हर पुलिस अफसर काम करे, मशीनरी है गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में सब अपनी अपनी जगह काम करें, ना आपका गवर्नेंस का कोई इशू हो और ना कोई प्रॉब्लम हो। अब 8 अगस्त को एक वाकया हुआ, लोगों ने कहा कि ये वाकयात चले होते रहते हैं और उसके बाद शायद अभी ये ना हो। अब उसके बाद कितने अरसे बाद अब तो लोग पूछ रहे थे, हमसे पूछा कि भाई ये दहशतगर्दों ने कोई बहुत जल्दी वाकया नहीं कर दिया। उनका यह ख्याल था कि 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन उन्होंने कहा बहुत जल्दी उन्होंने ये काम नहीं कर दिया।
क्योंकि आज विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इसके हवाले से एक बात की और कहते हैं कि एक वो टाइम था कि जब एक दिन के अंदर 4 से 6 हमले हो रहे होते थे, धमाके हो रहे होते थे। अब तो ऐसा वाकया जो है वो कोई 4 से 6 हफ्तों के बाद आपको नजर आता है। ठीक कह रही हैं आप ठीक कह रही हैं कि उस वक्त अगर चौधरी निसार साहब ये कहते हैं कि 5-6 धमाके हुआ करते थे, वो भी ठीक नहीं है। और अब भी वो कहते हैं, बल्कि आपने शायद मुकम्मल नहीं किया, मैंने तो सुना उनको, उन्होंने कहा हमारी मेहनत जाया हो जाती है। हाँ, मेहनत जाया हो जाती है हमारी, बिल्कुल। लोग को 3 महीने को नहीं देखते हैं, उस एक दिन को देखते हैं। और वाकई देखना चाहिए कि 60 लोग, मुझे बताएं, उस गरीब जो लोगों के उनका टच में एक घर का जो है चिराग गुल हो गया, और वो अर्निंग वो उस पे थे, और उनको वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और बड़ी मुश्किल से वो लाकर, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि गवर्नमेंट नौकरी में वो सिपाही बनता है ना, कोई बहुत बड़ा अफसर तो नहीं बना। और अगर उनके साथ ये होता है तो जाहिर है वो सारे गरीब 60 घरानों में आज क्या हाल होगा। ये गवर्नमेंट के लिए, ये वफाकी हुकूमत के लिए, और ये अपोजिशन गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि जी एक दिन को ना देखा जाए और बाकी 3 महीने की मेहनत को देखा जाए। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खलील साहब, जरा इस पे बात करते हैं कि ये जो बारहा भारत के मुलव्वस होने की बात की जाती है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, फिर हम कहते हैं कि जी हाँ जी हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब तनकीद का निशाना बनाते हैं कि फिर वो आलमी फोरम्स पर शवाहिद जो है वो प्रोवाइड क्यों नहीं करते, वो डोसियर्स जिनका जिक्र किया जाता है वो वहाँ क्यों नहीं दिए जाते। आज फिर उन्होंने बात की कि जी आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कई बार कि करप्शन का और दहशतगर्दी का नेक्सस है और हम करप्शन के खिलाफ जो है वो तहरीक चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, 2 नवंबर का जिक्र करते हुए। तो इस सूरत हाल को किस तरीके से देख रहे हैं जब बाकायदा तौर पर बारहा आर्मी चीफ की जानिब से भी कहा जा चुका है कि सीपैक पर जो लोगों की, दुश्मनों की नजरें लगी हुई हैं, हम उससे आगाह हैं, हर नज़र रखे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, सीपैक जो है एक पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ा मंसूबा है, और इससे जो खुशहाली आगी उससे ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरा मुल्क फ़ायदा उठाएगा। जहाँ तक इस पर अब आलमी ताकतों के जो एक जंगें होती थी, जैसे एक कोल्ड वार होती थी, सर्द जंग होती थी अमेरिका और रशिया के दरमियान, अब सीपैक पे जो है ना एक वॉर शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान को बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, हमारा बॉर्डर ईरान से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है, और वहाँ पे भारत जो है अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। उसने अपने पंजे गाड़ लिए, और अब वो वहाँ से बैठ के, आपने देखे कलभूषण जिसको पकड़ा, उसका नेटवर्क पकड़ा, उसके अलावा जो है वो आए रोज़ हमारी एजेंसियाँ, हमारी फौज कार्रवाइयाँ करती है, बड़ी मिकदार में असला जो है वो पकड़ा जाता है। लेकिन अब ये है कि भारत जो है वो इसमें, जैसे कि आज कल IGFC ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये दहशतगर्द जो है अफगानिस्तान से राब्ते में थे, और लाजमी बात है कि हम NTS की तरफ भी देखेंगे कि वो जो खुफिया एजेंसी है अफगानिस्तान की, वो भी क्या मुलविस तो नहीं है, क्या वो रॉ की मदद कर रही है, क्योंकि वही जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ बैरूनी हाथ है वहाँ अंदरूनी लोग भी हैं, और उनके राब्ते हैं, वहाँ सहूलतकार हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो कि इन दहशतगर्दों को हर तरह की मदद अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। तो रॉ जो है, जो अगर जो दूसरी तंजीमें हैं वो अगर मैन पावर फराहम कर रही हैं, तो रॉ जो है वो पैसा जो है पानी की तरह खर्च कर रहा है, और उसी पैसे की वजह से आप देखें कि लोग आ रहे हैं, और जो है बलूचिस्तान में खुसूसन अगर इंटीरियर में कोई मसला होता है तो वो इतना तवज्जो नहीं हासिल करता, लेकिन कोयटा सूबाई दारुल हुकूमत है, और एक छोटा सा भी वाक़या हो जाए तो फौरी तौर पे वो इंटरनेशनल सतह पे आप देखती हैं कि उसके न्यूज़ में आ जाता है। और ये वाक़या अगर आप इसको कल से देखें तो जितनी भी बैनुल अक़वामी मीडिया है उस पर भी ये बिल्कुल छाया हुआ है, और बड़ी बड़ी इसमें स्टोरीज छपी हैं। और आज मुझे कोयटा से बताया कि जितने इंटरनेशनल मीडिया है वो कोयटा पहुंच चुका है, उसको कवर कर रहा है। आपने कहा कि अब सीपैक पे जो है वो जंग शुरू हो चुकी है, और भारत को ज़ाहिर है मंसूबा एक आंख नहीं भाता है। रऊफ मेंगल साहब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कि जब हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ ताकतें और ख़ासकर भारत जो है वो काफ़ी नाला है, और उसको ये चीज़ काफ़ी नागवार गुजर रही है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और सीपैक मंसूबा जो है, और ख़ासकर
जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने वाले लोग, वहाँ पर जो एक अपनी तहरीक चलाने वाले लोग, ख़ासकर बरहमदाग बुगटी का अगर हम जिक्र करें, वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए जो हैं वो भारत से मदद मांगते हैं। ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनली जो साजिशें हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से मिलकर भारत कर रहा है या खुद से कर रहा है, जो मोदी के बयानात हैं, जो लाल किले पे खड़े होकर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के हवाले से बात कर दी, जो अजित डोवल के बयानात हैं, ये कहना कि जी अभी भी हमारी मर्जी की जगह होगी, जहां हम चाहेंगे वहां हमला करेंगे, महाज हमारा होगा, हाउ शुड वी गो अबाउट इट? सादिया देखिए, ये तमाम जो सूरत हाल है, आपने कहा और खलील भाई ने कहा, शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने कहा, ये तमाम पॉलिटिकल सूरत हाल को अगर हम सामने रखें, थोड़ा सा आपका वक्त लेना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा सियासी बहस है, उसके लिए वक्त चाहिए। जी, लेकिन आपकी टाइम को मारूज़े साथ रखते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि ये कौन से महरिकात है, ये क्यों ये तमाम चीज़ें हो रही है। अब देखें, अगर आप इन सूरत हाल की तरफ जाएंगे तो बलूचिस्तान की हालात मजमूई तौर पर मुल्क के हालात को ख़राब करने वाला जनरल मुशर्रफ साहब था। उन्होंने नवाब अकबर ख़ान बुगटी को शहीद किया, उन्होंने बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दी, उन्होंने लाल मस्जिद को शहीद किया, वहाँ पे बच्चियों को कुरान पाक पढ़ते हुए उन्होंने मारा और उसको रेड कारपेट दे के मौजूदा हुकूमत ने इतनी बड़ी मुजरिम को कि जिसकी वजह से पूरा मुल्क दाव पे लगा हुआ है और इसको छोड़ दिया, न उन्होंने अदालतों का सामना किया। इससे पहले जो सोकार जमहूरियत थी जरदारी साहब की, और उन्होंने उन्हीं के हाथों से हलफ लेके और उनको जो है ना रिलीफ दी गई। अब ये तमाम चीज़ें अगर हम जाए उन चीज़ों पे तो हम वो इसके नुकात ढूंढे कि गलतियां कहाँ पे हुई, किसने किया, अगर हमारी भी गलतियां इसमें है। अब ये जो क्वेटा का वाक़या हुआ था, अल-हिरार तंजीम ने कबूल कर लिया, आज क्वेटा का हुआ है लश्कर जंगवी ने किया है, बलूचिस्तान के अंदर उसकी नेटवर्क है और पंजाब के अंदर इस पे पाबंदियां लगा दी गई, मुख्तलिफ नामों से यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। आज भी एक बंदा मारा गया है। बाकी बात सुने मेरी, सादिया एक्सक्यूज मी, आप मेरी बात सुने। आज एक बंदा उन्होंने मार दिया है, अभी उसको लेके इनकी खदशात कहाँ पे जाते हैं, ये कहाँ से है, किस इलाके से इसका ताल्लुक है। ये बात सही है। मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। जी, आपसे गुजारिश करता हूं सादिया, एक मिनट, ये जो बात हो रही है कि जब एक मिनट आप मेरी बात सुने, स्टोरी भी हमारे सामने आ गई। जी मेंगल साहब मुकम्मल कर लीजिए प्लीज, वक्त भी मुख्तसर है, प्लीज जल्दी मुकम्मल करिए बात। जी मुख्तसर। अभी ये शिकारपुर का वाकया हुआ था, वहां पे 2 सुसाइड ने अपने आप को मार डाला और एक वहां पे जिंदा पकड़ा गया, और जो जिंदा पकड़ा गया उससे सारे चीजें मालूमात हुई, इंट्रोगेशन हुआ, जीआईटी हुई, उन्होंने कहा कि मैं कहां से आया हूं, मेरी ट्रेनिंग कहां से हुई है, किस इलाके में, उन्होंने तमाम सूरत हाल बता दिया, नाम ले लिया, अपनी ट्रेनिंग का वो जगह बता दिया। आज तक न उस पर हाथ डाला गया, न उस इलाके में गए, न उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये तमाम सवालिया निशाना तो है ना। बिल्कुल। और आज तक सूबाई वजीर आला ने इस्तीफा दिया इस मसले पे, न वजीर दाखिला ने इस्तीफा दिया, न वहाँ पे आईजी पुलिस ने इस्तीफा दिया, अपने नायली पे अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी है। आखिरी मीटिंग के अंदर भी हमारे एनएसए जंजुआ साहब ने कहा था कि पंजाब के अंदर ख़ास तौर से जो बैंड आउटफिट्स हैं उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। और अब जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि एक बार फिर से स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया गया है और ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो हैं वो पंजाब से गए हुए लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। इस हवाले से फिर क्यों हमारी हुकूमतें और ख़ासकर वफाकी हुकूमत, जिसकी पंजाब में सबसे बड़े सूबे में हुकूमत भी है, वो खामोश क्यों है, क्यों इकदाम नहीं होते? जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, मेरे ख्याल से उन तक आवाज़ नहीं जा रही। यही सवाल असद मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल। अभी देखिए सादिया, यहाँ पर सरफराज बुगटी साहब खड़े हुए थे, बहुत सारे सवाल जो हैं उन्हीं से मुतल्लिका हैं, उनसे पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता ये कहा गया है कि एक शख्स जो पकड़ा गया है वो उज़्बेक है, कॉल्स ट्रेस हुई हैं, वो कॉल्स अफगानिस्तान से मिली, एनडीएस के साथ ताल्लुक साबित हुआ है, फंडिंग कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। कौन सी ऐसी बात है जो हमारी हुकूमत को मालूम नहीं है? सभी कुछ तो मालूम है, कॉल्स क्या है, बातचीत क्या हुई है, तमाम बातचीत का रिकॉर्ड तक सामने आ गया है। पंजाब से आ रहे हैं, यहाँ के लोग हैं, कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, कौन जिम्मेदार
जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, ये सब बातें मालूम है, एक्शन फिर क्यों नहीं हो रहा? और एक्शन में बुनियादी चीज़ें अगर नहीं हो रही तो नेटवर्क ब्रेक करने का जो दावे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत हैं, दावे दुरुस्त हैं, बड़ी हद तक नेटवर्क ब्रेक किया गया है। कुलभूषण को पकड़ा गया तो पूरा एक नेटवर्क पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें करने की हैं, कुछ नया बजट भी रॉ की तरफ से लगाया गया है, नए काम भी यहाँ पर हो रहे हैं। अगर हम ये दावा करते हैं कि जनाब दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है, तो इससे हमारी दावा अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जिस पेस पर, जिस रफ्तार के साथ ये तमाम चीजें या ये तमाम इकदामात होने चाहिए थे वो नजर नहीं आते हैं। और जब ये कहा जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में एक जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक जामे प्लान तरतीब दिया गया है, उसमें 20 नुकात में से कितने नुकात पर अमल हुआ है? और जब आपसे ये कहा जाता है कि इस पर अमल दरामद किया जाए, पंजाब में जो मिलिटेंट बैंड आउटफिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो अवाम ये जानना चाहती है कि फिर क्यों नहीं हो रहे? आखिर इस मुल्क में अमन कब आएगा? और इसके जो जिम्मेदारान हैं इस सूरत हाल को, इस अमन को ख़राब करने के, वो कब कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे? वो कब अवाम के सामने आएंगे? आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत शुक्रिया असद आपका भी, रऊफ मेंगल साहब का भी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब का भी, खलील अहमद साहब बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।